हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे वास्तविक तथा मौद्रिक जीडीपी का जो रिवीजन है उसका पार्ट सेकंड, जिसके अंदर हम इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। बच्चों से बोला था बताने के लिए, उन्होंने बताया, इसीलिए इसको आगे डिस्कस कर रहे हैं हम। तो इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी पे किस तरह से पेपर में न्यूमेरिकल आ सकते हैं, प्लस किस तरह से इसका एक क्वेश्चन पूछा सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि मौद्रिक जीडीपी निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जहां पर हम क्या करते हैं, मौद्रिक जीडीपी को वर्तमान वर्ष की मात्रा और वर्तमान वर्ष की कीमत से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमें क्या निकालना है, मौद्रिक। और अगर मैं वास्तविक निकालना है तो इस केस में चालू वर्ष की मात्रा होती है, लेकिन कौन से वर्ष की होती है? आधार वर्ष की कीमत होती है। तो मैंने बोला इसके ऊपर पेपर में जो न्यूमेरिकल आएगा निकालने को, वो क्या आएगा? आपका आएगा प्राइस इंडेक्स। पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूं। प्राइस इंडेक्स को निकालने का जो फॉर्मूला होता है यहां पर, वो होता है आपका जो चालू वर्ष का जीडीपी होता है, बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, उसको वहां पर ऊपर रखते हैं नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। अब अगर मैं इसी को हिंदी में लिखूं, ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? नॉमिनल जीडीपी आपका ये हो जाएगा जी हमारा मौद्रिक जीडीपी, ठीक है, डिवाइड बाय रियल क्या हो गया? वास्तविक जीडीपी। अब मान लेते हैं पेपर में एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि मान लीजिए जो मौद्रिक जीडीपी दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको गिवन है। एग्जांपल के लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। ये गिवन है आपको 450। अभी मैं इसको सिंपल समझने के लिए 500 ले लेता हूं। और जो वास्तविक दिया हुआ है, वास्तविक जीडीपी दिया है, वो मान लेते हैं यहां पर हमारे को दिया हुआ है 400, ठीक है। और आपको क्या निकालना है? आपको प्राइस इंडेक्स निकालना है। प्राइस इंडेक्स को बता दूं तो हम बोलते हैं कीमत सूचकांक। इसे क्या बोलते हैं हम? कीमत सूचकांक बोलते हैं, सूचकांक। तो इसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला पुट करेंगे, कीमत सूचकांक इज इक्वल टू मौद्रिक जीडीपी पर। तो मौद्रिक कितना दिया हुआ हमारे को? 500 दिया हुआ है। 500 डिवाइड बाय वास्तविक जीडीपी कितना दिया हुआ है? 400 दिया हुआ है, इनटू 100। तो 100 से तो 100 कैंसिल हो गया, यहां पर आपका बचा 4 को हम कट कर लेंगे। 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20। तो ये आ गया हमारा क्या यहाँ पर? सूचकांक जो कीमत सूचकांक निकल के आ गया, वो निकल के आ गया 125। ये पेपर में कई बार 2 से 3 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाता है सिंपल सा निकालने को। ध्यान ये रखना है कि कभी कभार अगर मैं इस फॉर्मूले को दोबारा से लिखूं, जरा ध्यान से देखना, क्या चीज निकालने का फॉर्मूला है ये जी? ये मौद्रिक जीडीपी निकालने का फॉर्मूला है। मौद्रिक जीडीपी निकालने का फॉर्मूला है। तो मौद्रिक जीडीपी कैसे निकलेगा? इसी फॉर्मूले से। ध्यान से सुनना, हमने अभी क्या लिखा कि कीमत सूचकांक इज इक्वल टू क्या होता है? मौद्रिक डिवाइड बाय वास्तविक इनटू 100, ये होता है। तो अगर मुझे ये चाहिए, क्या? मौद्रिक जीडीपी चाहिए, तो क्या इस फॉर्मूले का यूज हो सकता है? तो आप नोटिस करिए कि ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा कीमत सूचकांक 2 कलर पेन डिजाइन के लिए है तो चलेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, इनटू ये इससे मल्टीप्लाई होगा वास्तविक जीडीपी डिवाइड बाय इनटू आ जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इससे देखो इसी फॉर्मूले से ये बन गया। और अगर मान लो आपको मौद्रिक जीडीपी नहीं निकालना, आपको क्या निकालना है? वास्तविक जीडीपी निकालना है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? तो फॉर्मूला बन जाएगा ये, वास्तविक जीडीपी इज इक्वल टू, वास्तविक जीडीपी निकालना, ध्यान रखना उस फॉर्मूले से। तो जो मौद्रिक जीडीपी आपका ऊपर आ जाएगा, नीचे कीमत सूचकांक आ जाएगा, कीमत सूचकांक,
ठीक है, इनटू 100। तो पेपर में अगर इसके न्यूमेरिकल आ रहे हैं तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए मैं बता देता हूं आपको शॉर्ट में, जैसे कि ये प्रैक्टिस करके मुझे इसका आंसर बताइए कमेंट में कितना आ रहा है। आपको जो मौद्रिक जीडीपी दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो मैं बता रहा हूं आपको है 4400, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है आपको, बोले तो कीमत सूचकांक दिया हुआ है। कितना दिया है कीमत सूचकांक जी, ये आपको गिवन है यहां पर कीमत सूचकांक 110, ठीक है। आपको मुझे वास्तविक जीडीपी निकाल के देना है, वास्तविक जीडीपी निकाल के देना है कमेंट में। तो अगर तुम में से किसी का एक का भी निकल जाए तो मुझे बता देना, क्योंकि पेपर में ये वाला क्वेश्चन निकालने को आ जाता है, तो ये आपको आना चाहिए। इसके अलावा पेपर में इस चैप्टर का या इस टॉपिक का एक क्वेश्चन और आ जाता है थ्योरेटिकली। क्या आ जाता है क्वेश्चन? वो ये आ जाता है कि अगर, वैसे हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था कि वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी में कौन सा विकास का, आर्थिक विकास का अच्छा सूचक है, तो आंसर था वास्तविक जीडीपी। बट क्यों? देखो एक चीज और समझना, अगर किसी देश का जीडीपी बढ़ रहा है बेटा, अगर किसी देश का जीडीपी बढ़ रहा है तो क्या उसका कल्याण भी हो रहा है? कल्याण का मतलब उसके सभी लोगों का कल्याण भी बढ़ रहा है? क्या इन दोनों में कोई समानता है? देखो जनरली अगर मोटा मोटा बोलो तो यस, अगर किसी देश का जीडीपी बढ़ रहा है मतलब उत्पादन बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, तो उसका मतलब उस देश के लोगों का विकास हो रहा है। किंतु यह जरूरी नहीं है कि जीडीपी बढ़ने से सभी का समान रूप से विकास हो। क्या बोल रहा हूं? सभी का समान रूप से विकास हो। तो इसके तर्क में कि जीडीपी बढ़ने से सभी का समान रूप से विकास नहीं होता, 3 पॉइंट आ जाते हैं पेपर में लिखने को। क्या है वो 3 पॉइंट? जरा फोकस करिएगा। ये 3 पॉइंट है हमारे, ये रहे कि जीडीपी बढ़ने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि सबका समान रूप से विकास हो। वो पॉइंट है, ये दिख रहे हैं आपको? थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको नजर आ जाए। ये रहा पॉइंट, देख लेता हूं ऊपर भी दिया हुआ है क्या। हाँ देखो क्या बोल रहा है, पहले इस चीज को समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको रेड पेन से सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छा समझ आए। सकल घरेलू उत्पाद एवं कल्याण में समानतः सकल घरेलू उत्पाद एवं कल्याण में प्रत्यक्ष संबंध होता है। सही बात है, हम कह रहे हैं प्रत्यक्ष संबंध होता है। किस किस में जी? जीडीपी में और किसी देश के कल्याण में, सकल घरेलू उत्पाद में डायरेक्ट रिलेशन होता है। लेकिन जीडीपी का अर्थ केवल वस्तु और सेवाओं के उत्पादन से है कि उत्पादन बढ़ रहा है। इसका तात्पर्य है कि वस्तु और सेवाओं में अधिक उपलब्धता है, हमारे पास समान है, परंतु इसका अर्थ यह निकलता है कि लोगों के कल्याण से पहले से अच्छा है, आवश्यक नहीं है। मतलब कि सरल शब्दों में बोला गया है, उच्चतर जीडीपी का तात्पर्य लोगों के कल्याण में वृद्धि होना आवश्यक नहीं है। विच मींस हम कह रहे हैं कि अगर देश का जीडीपी ज्यादा होगा तो इसका मतलब यह है कि देश का कल्याण ज्यादा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि देश का जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन कल्याण नहीं हो रहा। तो सबसे पहले कल्याण का मतलब क्या होता है? कल्याण का मतलब देखो जैसा कि बताया हुआ है, इसका तात्पर्य लोगों की भौतिक सुख सुविधाओं से है। यह अनेक आर्थिक एवं गैर आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है। इसमें बहुत सारी चीजें आ गई। तो जब आपको पेपर में यह बताना पड़ेगा कि नहीं जीडीपी बढ़ने का मतलब कल्याण नहीं होता, तो आपको किन किन पॉइंटों को एक्सप्लेन करना है, उन पॉइंटों के बारे में बता देता हूं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है बेटा, वो आता है आपका बाह्यताएं। अब ये बाह्यताएं क्या है, इस पर जरा ध्यान से देखना। क्या पॉइंट बता रहा हूं मैं? बाह्यताएं के बारे में बता रहा हूं जी। देखो बाह्यताएं का मतलब क्या होता है, इसको एक सिंपल वे में समझो। पहले तो एक्सटर्नलिटीज होते हैं, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसे। आप क्या करते हैं, अपनी जीवन के अच्छे जीने के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने कल्याण के लिए पैसे खर्च करते हैं। तो लेकिन कुछ चीजें आप ऐसी चीजें हो रही होती है जिसके लिए आपने पैसे भी खर्च नहीं करे, और उससे या तो आपकी जिंदगी पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है या फिर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आपके घर के सामने एक
कूड़ा घर बन जाए जहां पर सभी लोगों का कूड़ा इकट्ठा होकर डाला जाएगा, तो ये आपके लिए पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा, नेगेटिव? ऑफ कोर्स नेगेटिव डालेगा। लेकिन उसके बदले आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके घर में बदबू आती रहेगी। इसी का एक उल्टा है कि अगर आपके घर के सामने एक पार्क बन जाए और पार्क में देखने को क्या मिल रहा है कि बहुत अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं, आपको घूमने जाने को मिल रहा है। अब इसमें यह देखने को मिल रहा है, जब ऐसा हो रहा है तो इससे आप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? धनात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो हमें यह समझना है कि हमारे आसपास जो भी चीजें हो रही हैं उससे हमारे ऊपर धनात्मक प्रभाव पड़ रहा है या सकारात्मक या मतलब ऋणात्मक। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इनके लिए किसी के लिए भी आपने पैसे नहीं दिए। तो भारतः इससे तात्पर्य व्यक्ति या फर्म द्वारा की गई उन क्रियाओं से जिनका बुरा या अच्छा प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, लेकिन इसके लिए उन्हें दंडित नहीं किया जाता। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी बिजनेस ने क्या लगाया, कारखाना लगाया, और उस कारखाने से क्या हो रहा है? धुआं हो रहा है। मैंने अभी कूड़े वाला एग्जाम्पल लिया था, उसमें कारखाने की बात आ गई, तो उससे मैंने नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तो उसके बदले उनसे कुछ चार्ज नहीं किया जाएगा और ना ही हमें कुछ मिलेगा। तो ये भारत है, ये हमारे कल्याण को फर्क डाल रहे हैं। मेरे को नुकसान हो रहा है धुएं से, लेकिन इसके बदले मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, ना उसे दंडित किया जा रहा है कारखाने वाले को। तो ये बाहर ऐसी चीजें हैं जो हमारे कल्याण पे क्या डाल रहा है? फर्क डाल रहा है। लेकिन जीडीपी बढ़ रहा है इससे। कारखाना खुलेगा तो इससे जीडीपी क्या होगा बच्चा? जरा ध्यान देखो, बढ़ेगा। लेकिन अगर इससे कल्याण की बात करें तो कल्याण पे इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है? इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। तो देखो ये कहां साबित हुआ कि जीडीपी बढ़ेगा तो कल्याण भी बढ़ेगा? नहीं हो रहा। ठीक है, इसी के साथ यहां पर दूसरी चीज आती है जीडीपी की संरचना। देखो जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी में सारे खर्चे आ जाते हैं। इसमें लोगों के फायदे के लिए एजुकेशन पे किया गया खर्चा, हेल्थ पे किया गया खर्चा, डिफेंस पे किया गया खर्चा, सब आ जाता है। लेकिन आप नोटिस करिए कि जब जीडीपी को हम ओवरऑल खर्चे को देखते हैं तो कुछ खर्चे ऐसे हैं जो काम के हैं, कुछ खर्चे ऐसे हैं जो बेकाम के हैं। अब एग्जांपल के लिए काम के खर्चे देखो, इनडायरेक्टली अगर हम डिफेंस पे खर्चा कर रहे हैं, डिफेंस से खर्चा होने पर आप पर डायरेक्ट कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली देश में सुख शांति रहेगी, अच्छी बात है, बट डायरेक्टली कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन एजुकेशन पे अगर सरकार ज्यादा खर्चा कर रही है तो उस पर डायरेक्टली आप पे क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। तो ये जीडीपी की संरचना बताती है कि जीडीपी में किन किन चीजों को दर्शाया गया है। जैसे मैंने यहां पर बोला, यहां पर युद्ध सामग्री के बारे में जिक्र किया गया जो मैंने डिफेंस वाला बताया, तो इससे जीडीपी तो बढ़ जाएगा। तो इससे भी देखो नोटिस क्या होगा? जीडीपी बढ़ेगा, लेकिन हमारे कल्याण में कोई प्रभाव या तो सेम ही रहेगा या क्या हो जाएगा? कम तो नहीं होगा, सेम ही रहेगा। तो कहां आया कि जीडीपी बढ़ने से कल्याण हो रहा है? और एक पॉइंट और आगे बेटा, यहां पर क्या है? जीडीपी वितरण, इसको समझो जरा क्या हो रहा है। जीडीपी वितरण का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि ए व्यक्ति है, उसकी इनकम 1 लाख रुपए है, ठीक है, और एक बी व्यक्ति है, उसकी इनकम है केवल 10,000 रुपए। टोटल मिला के जीडीपी देश का कितना हो गया? 1,10,000 रुपए। लेकिन कल उसकी इनकम बढ़कर हो जाती है 2 लाख रुपए, ठीक है, इसकी इनकम 10,000 रुपए रहती है। अब टोटल देश का जीडीपी कितना हो गया? 2,10,000 रुपए। देश का जीडीपी क्या हो गया? बढ़ गया। लेकिन क्या इस व्यक्ति की जिंदगी में कोई सुधार हुआ है? जी कोई सुधार नहीं हुआ है। तो इस केस में हमारे को क्या करना है? हमें यह बताना है कि जीडीपी बढ़ने का मतलब जरूरी नहीं है कल्याण हो सकता है कुछ ही लोगों की ग्रोथ हुई हो, कुछ लोगों की ग्रोथ हुई ना हो सकता है ये भी। इसके साथ ही आप समझो तीसरा, गैर मौद्रिक लेन देन। गैर मौद्रिक लेन देन भी ऐसे होते हैं कि मान लीजिए आप मुझे कोई सामान दे दो और उसके बदले मैं तुम्हें पढ़ा दूं, तुम्हारा कल्याण हो गया ना। मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, तुमने मुझे सामान दे दिया, आटा दे दिया, चावल दे दिया, चीनी दे दी, चाय दे दी, जो भी है। लेकिन जीडीपी के हिसाब से तो वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ क्योंकि वो गैर मौद्रिक है। अब यहां पर देखो क्या हुआ, इस वाले पॉइंट के हिसाब से कल्याण में क्या हुआ? इफेक्ट पड़ा, कौन सा वाला? पॉजिटिव, कल्याण बढ़ा। लेकिन जीडीपी के हिसाब से देखो तो जीडीपी में कोई चेंज नहीं आया, तो हो गया ना। तो ये कई सारे पॉइंट है, हमें ये बता रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि जीडीपी बढ़ेगा तो देश का कल्याण होगा, और जरूरी नहीं है कि कल्याण होगा तो देश का जीडीपी बढ़ेगा। तो इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। ये टॉपिक अगर रेडी कर लोगे तो आपके नेशनल इनकम के अंदर ये वाला 3 नंबर का क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। बाद बाकी आप मुझे बताओ कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रहे। अदरवाइज मैं तो प्रैक्टिस करा रहा हूं, अगर आप मुझे बताएंगे तो पहले मैं उनका रिवीजन कराऊंगा, देन उसके बाद इन टॉपिक को डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड
बाय बाय।